सेकेंड ईयर के बच्चों, अब तक हमने संसाधन भूगोल के बारे में क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों उसको पढ़ा जाने लगा, उसका विकास किस तरह से हुआ, इन सब के बारे में बातचीत की। आज हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन की विधियों के बारे में। मैं डॉक्टर सुमन सिंह बीएसआर कॉलेज में हूँ और आप सभी बच्चों से ये निवेदन भी करती हूँ कि आप लोग इन वीडियोस को देखें और इनमें साथ में ही मटेरियल मैं दे रही हूँ, तो आप लोग इसको पढ़ें भी। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल हूँ, तो आप लोग वहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम या विधियों के बारे में। तो संसाधन भूगोल के अध्ययन की जो विधियाँ हैं उसमें 5 विधि हैं, जिसमें एक है आपका क्रमबद्ध उपागम, दूसरा प्रादेशिक, तीसरा पारिस्थितिकीय, चौथा तंत्र उपागम और 5वां कल्याणपरक उपागम। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम में इसको एक तरह से टॉपिकल मेथड या प्रकरण उपागम है ना भी कहते हैं, और इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अध्यायों में वर्णन किया जाता है। जैसे खनिज संसाधनों का अध्ययन लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि के प्रकरणों में, और शक्ति संसाधनों का कोयला, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम इत्यादि प्रकरणों में किया जाता है। तो इसमें जो भी अध्ययन है वो प्रकरण के तहत किया जाता है। इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इन खनिजों के उत्पादन, उनका उपयोग, जैसे विभिन्न लौह इस्पात उद्योग हैं, जलपोत निर्माण है, निर्माण उद्योग है, वायुयान निर्माण है, मशीनीकरण है, औजार है, यंत्रों के निर्माण उद्योग हैं, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। विश्व के विभिन्न राजनीतिक देशों की सीमाओं के अंदर संसाधनों के उत्पादन एवं उपयोगों का अध्ययन क्रमबद्ध अथवा प्रादेशिक दोनों ही विधियों के द्वारा किया जा सकता है। यानी क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोहा कहाँ उपलब्ध है, फिर उसका उपयोग कितना, उसका उत्पादन हो रहा है, कितना वो वहाँ पर डिपॉजिट है, और उसका कितना हम उसको निकाल रहे हैं, फिर उसका कितना उपयोग अपने विभिन्न उद्योगों के अंतर्गत कर रखे हैं। तो ये क्या हुआ कि लोहा एक तत्व बना जिसके अंतर्गत हम उससे जुड़े हुए विभिन्न तत्वों को क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा है आपका प्रादेशिक उपागम। इस उपागम के अंतर्गत प्रदेश को अध्ययन की एक इकाई माना जाता है, यानी पूरा क्षेत्र, पूरे उस प्रदेश में संसाधनों की स्थिति कैसी है, या वहाँ पर विकास कैसा है, या वहाँ पर औद्योगिक प्रगति कैसी हुई है, यानी प्रदेश के विकास को प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें किसी भी प्रदेश के सभी संसाधनों का, यानी केवल एक संसाधन नहीं, क्रमबद्ध में हम एक का कर रहे थे, एक किसी प्रदेश में नहीं, किसी प्रदेश के किसी एक संसाधन का कर रहे थे, लेकिन प्रादेशिक में हम उस प्रदेश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी संसाधनों का विवेचन, उस प्रदेश में खनिज व खनिज संसाधनों, जैविक संसाधनों व शस्य फसलों, जल संसाधनों, मानवीय उपयोग, मानव संसाधन इत्यादि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यानी प्रादेशिक उपागम में क्रमबद्ध उपागम का उपयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। अब इसकी 2 विधियां हैं, एक है आपकी रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन और दूसरी है आपकी कर्मोपलक्षी प्रादेशिक, यानी फंक्शनल। किस तरह से, सबसे पहले हम कहेंगे रूपात्मक में, और आपकी रूपात्मक जो विधि है उस विधि के अंतर्गत समस्त भूभाग को एक इकाई या एक प्रदेश माना जाता है, जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी अधः प्राकृतिक लक्षण की समानता हो, जैसे समस्त गंगा डेल्टा में उष्ण आर्द्र जलवायु, अधिक वर्षा, कांप मिट्टी की समानता है,
अतः समस्त गंगा डेल्टा प्रदेश जो है उसको उसके अनुसार संसाधन भूगोल जैसे शक्ति संसाधनों में कोयले का उत्पादन, खनिजों में मैग्नीज व चूना पत्थर का उत्पादन एवं उपयोग, वन संसाधन में मृदा संसाधन में चावल व जूट का उत्पादन, जनसंख्या के वृहत संकेंद्रण तथा निर्माण उद्योगों का एवं परिवहन इत्यादि का अध्ययन, संसाधन उपयोग आदि के वर्णन विधि में अध्यायों के अंतर्गत इसमें किया। यानी किस रूप में, इसका सामान्य अर्थ यह है कि आपके संसाधनों का रूप क्या है और उस रूप का उपयोग मानव विकास या क्षेत्र विकास में किस तरह से हो रहा है। तो इस प्रकार समान प्राकृतिक लक्षणों वाले प्रदेशों को अलग अलग क्षेत्र मानकर उनमें से प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों का वर्णन संबद्ध रूप में कर दिया जाता है। इसमें जैसे आपके गंगा डेल्टा, सतलज गंगा, जर्मनी का रूर क्षेत्र, चीन की यांगटी सिकियांग नदी घाटी, उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी डेल्टा या कांगो बेसिन, या भूगोल मतलब या भूमध्य सागरीय प्रदेशों के समस्त संसाधनों का वर्णन। तो ये मतलब एक तरह का रूप, यानी अगर खनिज संसाधनों में जैसे लोहा है तो लोहे पर आधारित उद्योग कहाँ कहाँ किस किस रूप में उपलब्ध हैं, उन सभी का अध्ययन रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा आपका होता है फंक्शनल, कर्मोपलक्षी। इस विधि के द्वारा ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्र में एक जैसे संसाधन या एक जैसा संसाधन उपयोग मिलता है। आप जैसे निर्माण उद्योग में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का झील प्रदेश, रूस का साइबेरिया प्रदेश, फ्रांस का लॉरेन प्रदेश, जर्मनी का रूअर क्षेत्र, इस्पात और मशीनी के निर्माण के प्रदेश, यानी इन सभी क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग का विकास दिखाई देता है। या हम जैसे कृषि प्रदेशों की बात करें तो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका में कैलिफोर्निया घाटी, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका में दक्षिणी पश्चिमी भाग, केप प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश हैं। यानी वहाँ जो कृषि है उसमें भूमध्य सागर का इफ़ेक्ट आता है, यानी मॉइस्चर और गर्मी दोनों मिलने के पश्चात जिस तरह की फसलों का उत्पादन होता है इन सभी एरिया में वो एक समान होता है। तो ये हुआ आपका कर्म, यानी उस एरिया में चूँकि भूमध्य सागर का प्रभाव उन पर पड़ता है उसी कारण से वहाँ फसलों का उत्पादन जो है वो समानता लिए हुए है। तो अब तीसरे उपागम पे आते हैं, पारिस्थितिकी उपागम। भूगोल प्रयुक्त परंपरागत उपागम, यानी मानव भूगोल संसाधन भूगोल दोनों में ही पारिस्थितिकीय उपागम जो हमारा वातावरण से संबंधित है इसका अध्ययन धरातल के विशिष्ट पर्यावरण और उसके द्वारा अंतर संबंधों के विश्लेषण का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी, मानव समाज पर्यावरण अंतर की इनके अंतर्गत किया जाता है, जिसके अनुसार देश, काल, आर्थिक, सामाजिक प्रगति, निर्धारित मानव पर्यावरण, पारस्परिक अंतर्क्रिया के अनुसार विकसित उत्पन्न विभिन्न सांस्कृतिक प्रतिरूपों का विश्लेषण, ये सारा पारिस्थितिकीय उपागम में आता है। यानी किसी भी क्षेत्र में मानव जनसंख्या कितनी है और वो वातावरण के साथ अपने कार्य करके वहाँ किस तरह का सांस्कृतिक वातावरण बना रही है, उन सब का अध्ययन हम पारिस्थितिकीय उपागम में करते हैं, क्योंकि व्यक्ति पर पर्यावरण का प्रभाव सर्वाधिक होता है और उस प्रभाव के अंतर्गत ही उनका कृषि, उद्योग, जीवन, रहन सहन, क्षेत्र का विकास सभी कुछ पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो पर्यावरण यानी पारिस्थितिकीय विश्लेषण में या पारिस्थितिकीय अध्ययन में हम इन सब का अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल पारिस्थितिकीय उपागम संसाधन संरक्षण अध्ययन विशेषतः इसमें किया जाता है और 1970 के दशक में
क्लब लिमिट्स नामक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें विभिन्न संसाधनों का अंधाधुन उपयोग, यानी आपको पर्यावरण संसाधनों का उपयोग तो करना है लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए। तो ये इसीलिए आवश्यक हुआ पारिस्थितिकीय विश्लेषण करना, क्योंकि जिस तरीके से हमने वृक्षों की कटाई की, जिस तरीके से हमने खनिज संसाधनों को बाहर निकाला, पृथ्वी से खनन किया उनका, और एक विकास का एक अंधी दौड़ शुरू हो गई जिसमें हमने बिल्कुल भी पर्यावरण के मानकों का ध्यान नहीं रखा और पर्यावरण को विनाश करते हुए, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाते हुए हमने अपने विकास को सर्वोपरि रखा। तो ये समस्या जो आई वो 1970 के बाद दिखने लगी, और उसके बाद आपके जो अंधाधुन प्रयोग थे उनको रोकने के लिए पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई। तो विभिन्न संसाधनों का अंधाधुन निष्कर्षण, बढ़ते पर्यावरण अवनयन, चिंता व्यक्त करते हुए इस रिपोर्ट के अंतर्गत भूगोलवेत्ताओं ने पर्यावरणीय पारिस्थितिकी समस्याओं से परिचित हुए, संसाधन निष्कर्षण, दोहन उपयोग प्रक्रिया तकनीकों का विकास जिनमें पर्यावरण न्यूनतम पारिस्थितिकी संतुलन, संसाधन भूगोल, प्राकृतिक संसाधनों निष्कर्षण उपयोग, उत्पन्न संसाधन दुर्लभता, दुर्लभ प्राणियों का विलोपन, पर्यावरणीय प्रदूषण, अवनयन समस्याओं का अध्ययन, विशेष ध्यान एवं पारिस्थितिकीय संसाधन भूगोल अध्ययन महत्वपूर्ण उपागम बन गया। यानी इसके अंतर्गत जो विनाश के साथ विकास हो रहा था उसको रोकने की बात की गई। पर्यावरण पारिस्थितिकी में पर्यावरण को बचाते हुए विकास करने की बात की गई। इसमें आपको मानव को ये इस बात के लिए जागरूक किया गया कि पर्यावरण विनाश से पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, और जिस तरह से हम बिना सोचे विचारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई भी विरासत नहीं छोड़ पाएंगे, और हम उसको इतना डिस्ट्रॉय कर जाएंगे कि आगे उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के अभावों को झेलते हुए आगे की जनरेशन को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस पारिस्थितिकीय उपागम में हम संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग एवं सदुपयोग की बात करते हैं। इसी के अंतर्गत पर्यावरण को बचाते हुए विकास की बात की जाने लगी और ये एक महत्वपूर्ण उपागम बन गया। उसके बाद आपका आता है सिस्टम अप्रोच, तंत्र उपागम। उपागम विश्लेषण पारिस्थितिकीय उपागम संशोधित नया रूप है। किसी प्रदेश या क्षेत्र में विद्यमान प्राकृतिक तथा मानवीय सभी तत्व किसी न किसी रूप में परस्पर संबंधित होते हैं। यानी कभी भी मानव और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। तो जब अलग नहीं हो सकती तो ये एक दूसरे को प्रभावित करती है, और एक दूसरे को जब हम प्रभावित करते हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, और उसी के परिणाम स्वरूप भूदृश्यों का निर्माण होता है। अतः समस्त तत्वों की समष्टि जिसमें क्रिया प्रतिक्रिया संचालित होती है एक तंत्र कहलाती है। संसाधन भूगोल के विभिन्न तत्व परस्पर तथा अन्य पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक तत्वों के घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अतः किसी एक संसाधन के समग्र विश्लेषण के लिए समष्टि में होने वाली अंतरक्रिया और उसके प्रभाव की जानकारी का होना आवश्यक है। यानी आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं किसी भी संसाधन या प्रकृति के तत्व के साथ, तो आपको उसकी गुण और दोष दोनों ही पता होने चाहिए कि फ़ायदा तो कितना होगा और नुकसान कितना होगा। तो सिस्टम से होना चाहिए काम, यानी हमें उसमें अपना फ़ायदा और प्रकृति का भी नुकसान ना हो, वो एक बीच का रास्ता निकालते हुए अध्ययन करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। भौगोलिक समस्याओं के परीक्षण के लिए सुविधाजनक सूचकों को
प्रदान करता है। एक तंत्र जो होता है वह अनेक तत्वों का समूह होता है, आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। यदि प्रकृति का विनाश होता है तो हमारा भी विनाश अवश्यंभावी होगा। यानी आप देख रहे हैं कि नदी के पेटों में लोगों ने घर बना दिए हैं, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि नदी ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, और जब नदी रास्ता बदलती है तो क्या होता है, बाढ़ आती है। तो मनुष्य ने प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हुए जो विकास किया है, वहाँ मनुष्य के विनाश की स्थितियाँ बन जाती है। तो ये हम एक दूसरे से संबंधित हैं। एक तंत्र के विभिन्न तत्व परस्पर एक इस प्रकार से संयुक्त होते हैं कि संपूर्ण तंत्र उनके पारस्परिक संबंधों पर ही निर्भर होता है। अतः तंत्र उपागम के अंतर्गत किसी एक तत्व के विश्लेषण की अपेक्षा संपूर्ण संरचना, उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या और पर अधिक बल दिया जाता है। जैसे जो मल्टीवेरिएंट एनालिसिस है, जिसमें बहुचर विश्लेषण का हो, वो अधिक उपयोगी है। यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर जो है वो अब बहुत सहायक सिद्ध हो रहे हैं। बहुत सारा कागज़ इनके उपयोग से बच जाता है, और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन की हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जो एक तरह से आपको चिट्ठियाँ या लिफाफे या फिर पोस्ट की सहायता से जो हम भेजा करते थे, आजकल वो ईमेल के द्वारा तुरंत आप घर बैठे बैठे उसको भिजवा सकते हैं, और सामने वाला तुरंत ही उस फाइल को एक्सेप्ट करके अपना पढ़ सकता है। तो ये आज जो विकास की स्थिति आ रही है, उसमें कंप्यूटर एक तरह से कागज़ों के उपयोग को बचाने में और तुरंत आपको उपलब्ध करवाने में आंकड़ों को या सुविधाओं को या आपकी सामग्री को, उसमें आपके तुरंत जो चीज़ पहुंच सकती है। यानी समय की बचत है, पैसे की बचत है, पर्यावरण की बचत है। तो इसको आप इस तरह से अन्य और बहुत सारे इस तरह के विकास में काम में लिए जाएंगे, और इसकी लोकप्रियता की निरंतर वृद्धि हो रही है। फिर आता है कल्याणपरक उपागम। यानी मानव भूगोल में कल्याणपरक उपागम की बात 1970 में हुई। 1950 और 1960 के दशकों में तो मात्रात्मक विधियों और आंकड़ों का प्रयोग अधिक किया जाता था, लेकिन जब आपका विनाश दिखने लगा तो मानव कल्याण की बातें होने लगी। तो फिर आवश्यकता पड़ी मानव कल्याणपरक उपागम की, और जिसमें पर्यावरण के मध्य ऐसे संबंधों पर जोर दिया गया जो मानव कल्याण की वृद्धि तथा प्रादेशिक व सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। इस उपागम के अंतर्गत संसाधनों के वितरण में प्रादेशिक असमानता के लिए उत्तरदायी कारकों को देखा गया। असमानता को दूर करने के लिए संसाधन विरल एवं पिछड़े हुए प्रदेशों में विकास हेतु आवश्यक उपाय और उनके जितने भी उनसे संबंधित सुझाव थे उन्हें प्रस्तुत किया गया। कल्याणपरक उपागम मूलतः मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। यानी इसमें मानव के सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, लेकिन पर्यावरण को बचाते हुए, प्रकृति के साथ समायोजन करते हुए इस विचारधारा की बात की गई। यह विचारधारा किसी जन समुदाय के जीवन स्तर को दूसरे जन समुदाय या पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, यानी कोई भी वर्ग यदि विकास कर रहा है तो दूसरा जो एरिया है या दूसरा एरिया की जो जनसंख्या है वो अगर बहुत पिछड़ी हुई है और एक क्षेत्र की जनसंख्या बहुत अधिक विकास कर रही है, तो कल्याणपरक का उपागम का तात्पर्य यह है कि वो जो विकसित लोग हैं वो उन अविकसित क्षेत्रों में भी विकास की बात करें, विकास की संभावनाएं दें, उन लोगों को भी विकास से जोड़ें। ये कल्याणपरक संसाधन की कल्याणपरक उपागम की विशेषता थी। तो इन्होंने कहा कि बिना किसी को पर्यावरण और पिछड़े लोगों को क्षति पहुंचाए बिना विकास जो किया जाए उसको इस उपागम में प्रधानता दी गई। इसके लिए सर्वप्रथम संसाधन संपन्न और संसाधन विरल प्रदेशों का निर्धारण किया गया कि किस क्षेत्र में तो ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं
और किन क्षेत्रों में बिल्कुल संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, और उसके बाद उनकी पर्यावरणीय दशाओं, फिर वहाँ औद्योगिक विकास कितना हुआ है, यानी तकनीकी विकास की दृष्टि से वो कैसे हैं, और वहाँ के लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया, वहाँ पर संसाधन उपलब्धता का ध्यान रखा गया, और इन सब के अनुसार उस क्षेत्र के विकास की योजनाएं बनाई गई। और इस उपागम का मुख्य उद्देश्य जो है वो विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को उठाना और उनका समाधान ढूंढना है। अतः इस उपागम में विकास के संकुचित आर्थिक आधार से आगे बढ़कर जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी ये जो आपका कल्याणपरक उपागम है ये कहता है कि किसी का भी नुकसान ना हो, विश्व में जितने भी मानव और प्राकृतिक समायोजन की स्थितियां हैं वो समान हो, कहीं भी मनुष्य प्रकृति को नष्ट ना करे और अपने से पिछड़े लोगों का भी फायदा ना उठाए। सभी जगह विकास की, मनुष्य के कल्याण की बात हो, और इसलिए इसको समानता वाला उपागम भी कह सकते हैं हम। तो इन पांचों उपागमों के अंतर्गत आपके संसाधन भूगोल का अध्ययन किया जाता है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को संसाधन भूगोल का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और पर्यावरणीय विज्ञानों से किस तरह के संबंध हैं, किस तरह से संसाधन भूगोल अन्य विज्ञानों से जुड़ा हुआ है उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।